हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। रिहानी पहले ही अमन पर शक कर रही थी। ऐसे में अगर इस वक्त अमन गाड़ी की चाबियां वापस करता है तो रिहानी का शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमन यह सब सोच ही रहा था, तभी रिहान ने कहा, लगभग सभी लोग जा चुके हैं, मुझे लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। तभी अचानक से रिहानी ने अमन से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ही गाड़ी में चल सकती हूं? बेचारा अमन कितने टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था, और यह बात तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। पर शायद आज नहीं, क्योंकि अमन यह जानता था कि अगर रिहानी उसके साथ उसकी कार में आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि अमन ने चीटिंग की है, पर अमन डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ओ ओके। जैसे ही रिहानी ने अमन की बात सुनी तो वह अपने मन में खुश हो गई, क्योंकि अब वह सुपर कार में बैठकर आराम से देख सकती थी कि आखिर अमन ने कैसे ड्राइविंग की है। उसे सच में हैरानी होगी अगर अमन यह सारी स्किल्स और स्टंट्स उसके सामने करेगा। रिहानी ने पहली बार कुछ मांगा था, इसलिए अमन मना नहीं कर पा रहा था, पर जो मांगा था वह भी इतना मुश्किल था कि अमन चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था कि वह इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अमन ने बेचारा सा मुंह बनाकर रिहान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि वह उसकी मदद करे, पर रिहान के पास तो खुद के मामलों से निपटने की ही फुर्सत नहीं थी। वह भला उसकी क्या ही मदद करता, इसलिए उसने अपना हाथ दिखाकर इशारा करते हुए मना कर दिया, जैसे कह रहा हो कि अमन अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करो और वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपनी बात कहकर रिहान उस गाड़ी में बैठ गया जिसमें वह जुनैद और अपने गार्ड्स के साथ आया था, और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अभी तक इस जगह से सभी लोग जा चुके थे और अब अमन अकेला वहां पर उन ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच खड़ा हुआ था। अमन इस वक्त बहुत ही डरा हुआ पर क्यूट लग रहा था और अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर कर रिहानी को देख रहा था। इस वक्त रिहानी अमन को किसी शिकारी शेर की तरह लग रही थी जो अमन के रूप में अपना शिकार ढूंढ रही हो। इतनी ठंडी हवाओं के बीच इस वक्त अमन कांपने लग गया था। कुछ देर बाद रिहान अपने विला में वापस आ गया था और उसके कुछ देर बाद अमन भी उस सुपर कार को ड्राइव करते हुए रिहानी के साथ वापस आ गया था। रिहान ने अमन और रिहानी को गाड़ी से बाहर निकलते हुए देख लिया था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रिहान को समझ आ गया था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। रिहान धीरे धीरे चलकर अमन के सामने आया और धीरे से बोला, तुमने पहले ही उसे सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे क्या? रिहान बात सुनकर अमन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था, और इतना कहकर वह बीच में ही रुक गया। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि रास्ते में वापस आते वक्त रिहानी ने अमन से रिक्वेस्ट करी कि वह फिर से उन टेक्निक्स और स्टंट को करके दिखाएं जो अब रेसिंग के दौरान कर रहा था, जैसे कि लाइट्स को टर्न ऑन ऑफ करना और बैंड को क्रॉस करना। अमन यह सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त यह सब कुछ जीरो कर रहा था और ना ही अमन। इस वक्त रिहानी के सामने जीरो को कोई भी कमांड दे सकता था। अगर अमन खुद से ऐसा कोई भी स्टंट करता तो डेफिनेटली आज वह बेशियमांजी गाड़ी के नीचे आ जाता। रिहानी की रिक्वेस्ट सुनने के बाद अमन ने लगातार उसे बहुत सारे बहाने दिए, पर रिहानी अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर में जाकर अमन को हार मानना पड़ा। और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कन्फेशन कर लिया, और उसके तुरंत बाद यह लोग यहां आ गए थे और अब रेहान के सामने अमन अपनी सारी बात बता रहा था। रेहानी जो बगल में खड़ी थी वह इस वक्त बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन दे रही थी। उसे देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। रेहानी को देखकर अमन ने फिर से धीरे से हाथ जोड़ते हुए रेहान से कहा, रेहान प्लीज एक बार फिर से मेरी मदद कर दो, मैं आपका छोटा भाई हूं। रेहानी को जब से पता चला है कि मैंने चीटिंग करके यह गेम जीता है, तब से वह मुझे इग्नोर कर रही है। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, लड़की तुम्हें पसंद है और मेहनत मैं करूं, तुम रेहानी के पीछे भाग रहे हो, मैं नहीं। और वैसे भी इन सब में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? एक काम करो, तुम उसे जाने दो। तुम्हारी जगह में ही रिहानी को इतना कहकर रेहान बीच में ही रुक गया। अमन समझ गया था कि रेहान क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उसने शॉक अंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा, रेहान आपके पास कहां लड़कियों की कमी है जो अब आप मेरी बंदी पर नजर डाल रहे हो? आपके पास पहले ही कियारा है और अब रिहानी को मेरे लिए रहने दो। इस दुनिया की सारी लड़कियां अगर आपको चाहने लगेंगी तो मेरा क्या होगा? अगर मित्तल परिवार ही सब ले जाएगा तो गुप्ता परिवार का क्या होगा? अष्टन्य थोड़ा सूप मेरे लिए भी छोड़ दो,
सारा आपको ही पीना है क्या? अभी अभी अमन ने सूप का जो एग्जाम्पल दिया उसे सुनकर रिहानी के कान खड़े हो गए और उसने जल्दी से अमन के पीछे आते हुए उससे कहा, अमन, अभी अभी तुमने जो कहा उससे तुम्हारा क्या मतलब था? क्या मैं तुम्हें कोई सूप नजर आती हूं? रिहानी ने जब सुना कि अमन उसे कोई चीज बता रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमन ऐसा कोई शब्द कहेगा। रिहान ने जब देखा कि अमन और रिहानी के बीच में अब लड़ाई होने वाली है तो उसने अमन को देखकर एक बेचारी सी स्माइल दे दी और वहां से चला गया। रिहानी को देखकर अमन को ऐसा लग रहा था जैसे अमन अभी अपना दिल पकड़कर वहीं गिर जाएगा। रिहानी का गुस्सा उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमन घबराते हुए बरबते हुए बोला, नहीं, मैं वो रेहान जो अभी अभी गैराज में से वापस जा रहा था। उसने अमन की इस आवाज को सुन लिया था, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि वह कितना डर रहा है। पर अब दो लोगों के बीच में कुछ भी बोलना सही बात नहीं है, इसलिए रेहान ने गुड मैनर्स रखते हुए गैराज का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब सुबह होने वाली थी और रेस के चक्कर में रेहान बहुत ज्यादा थक चुका था। उसे बस अब जाकर आराम करना था, इसलिए अमन को इतना डरा हुआ देखकर भी उसके मन में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रही और वह दरवाजा बंद करके वहां से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कहीं ना कहीं अमन के लिए यह उसका पर्सनल टाइम था। चाहे जितनी लड़ाई हो, प्यार तो हो ही जाता है और इस वक्त किसी और का इन दोनों के बीच बोलना बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए अमन और रिहानी को वहीं छोड़कर रिहान वापस चला गया था। अगले दिन रिहान थोड़ा लेट से जगा था। कियारा और बाकी सब लड़की पहले ही शूटिंग के लिए सेट पर जा चुकी थी। बस मैगी ही अभी तक वहां रुकी हुई थी, क्योंकि वह हमेशा ही रिहान के साथ रहती थी। जागने के बाद रिहान सीधा डाइनिंग टेबल पर आ गया था और वहां पर नाश्ता करने लगा और सोचने लगा कि डिगी शिप भी आज डिलीवर हो जाएगी। उसे खुद पर्सनली एक बार जाकर उस शिप को देख लेना चाहिए। रिहान ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे अमन पर पड़ी, जिसका चेहरा काफी ज्यादा सूझा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत ज्यादा मारा हो। अमन धीरे धीरे अपनी कमर पकड़कर रिहान की तरफ आ रहा था। अमन ने दर्द से कराहते हुए एक कुर्सी को अपनी तरफ खींचा और अपनी कमर पकड़कर वहीं बैठ गया और उसके बाद बिना रिहान से पूछे उसके लिए लाया हुआ नाश्ता खाने लगा। अमन को वहां देखकर रिहान ने सरप्राइज होते हुए पूछा, तुम कल रात गए नहीं? वैसे तो रिहान का यह सवाल पूछना थोड़ा सा बेतुका था, पर फिर भी रिहान इसके पीछे का कारण जानना चाहता था, इसलिए उसने अमन से पूछ लिया था। रिहान का सवाल सुनकर अमन ने चिते हुए कहा, उस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे पहले ही रोना आ रहा है। रिहान नाश्ता करते हुए सोच ही रहा था, तभी अचानक से अमन को इस तरह सूजे हुए गालों के साथ आता हुआ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अमन से पूछा, तुम कल गए नहीं क्या? यह बात सुनकर अमन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, उस बारे में मुझसे बात भी मत कीजिए, मुझे तुरंत रोना आ जाएगा। रेहान को अमन की बात कुछ खास समझ नहीं आई। उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, मुझे लगा कि शायद तुम कल काफी खुश हो गए, क्योंकि तुम्हें रिहानी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था। क्या तुमने कल इतना बोलकर? रिहान बीच में ही चुप हो गया। रिहान की बात सुनकर अमन अपने दांत दिखाकर हंसने लगा। उसकी हंसी थोड़ी सी अजीब थी, या कहे कि नॉर्मल नहीं थी। उसे देखकर रिहान के पूरे शरीर में गूस बम्स उठने लगे। रिहान ने खुद को कंट्रोल करते हुए अमन से पूछा, क्या तुम पागलों की तरह हंसना बंद कर सकते हो? मुझे पता है कि कल तुमने काफी लंबी रेस की थी, पर अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिर्फ कार में बैठे हुए थे। गाड़ी को जीरो ने ड्राइव किया था, और अगर मान भी ले कि गाड़ी तुमने चलाई थी तो भी तुम्हें इस तरह इतना कमजोर बिहेव नहीं करना चाहिए। रेहान तो किसी और ही डायरेक्शन में सोच रहा था। यह देखकर अमन ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा, रेहान, तुम्हें नहीं पता कि कल रात को क्या? अमन अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी पीछे से एक भारी आवाज। यह आवाज वही रेस्टोरेंट के एंट्रेंस गेट पर खड़ी रिहानी की थी, जो वही खड़ी होकर अमन को अपनी आंखों से घूर रही थी। रिहानी को देखते ही अमन एकदम गुड बॉय बन गया और उसने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही रिहान ने उन दोनों के बीच की इस बॉन्डिंग को देखा तो मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और अपना नाश्ता करने लगा। उसे सच में इन दोनों के प्राइवेट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वतीसा ने खाया यह जानना चाहता था। हालांकि अमन को इतना फास्ट देखकर उसे थोड़ी हैरानी जरूर हो रही थी। अमन ने एक ही रात में रिहानी को अपना बना लिया था। इसका मतलब साफ है कि उसमें कुछ तो खास बात थी, जो रिहानी जैसी टफ लड़की भी खुद को उसे पसंद करने से रोक नहीं पाई। रेहान ने उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, रेहानी,
तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और साथ में नाश्ता करो। मैगी, इन दोनों का ब्रेकफास्ट भी लगा दो। भले ही रिहानी अभी अमन के सामने बहुत कठोर बनने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही रिहान ने उसे साथ बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा तो कल रात के बारे में सोचकर उसे थोड़ी शर्माने लगी। रिहानी को अभी भी वहीं खड़ा हुआ देखकर अमन ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा, हाँ हाँ आओ बैठो। रिहानी, मैगी का बनाया हुआ नाश्ता सच में मेरे 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ से बने नाश्ते से काफी अच्छा होता है। इतना कहकर अमन जल्दी से खड़ा हुआ और एक चाय का कप रिहानी को पकड़ा दिया। इस वक्त अमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही एडिएंट नौकर हो। अमन को इस तरह अपनी खातिरदारी करता हुआ देखकर रिहानी ने अभी भी थोड़ी नाराजगी से कहा, तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगी। रिहानी ने थोड़ा डाक हुए कहा था, इसलिए अमन तुरंत वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और चुपचाप होकर अपना नाश्ता खाने लगा। वही रिहान चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, इन दोनों की जोड़ी सच में ऊपर से बनकर आई है। एक गुस्सा करता है तो दूसरा शांत हो जाता है। और इतना सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नाश्ता करने के बाद रिहान ने इमरान को वहां बुलाया। वो बोला, इमरान, टाइम के हिसाब से डिगी बोर्ड को आज यहां पर होना चाहिए। मैंने सही कहा ना? इस रिहान का सवाल सुनकर इमरान ने तुरंत हाजिर जवाब होते हुए कहा, यस बॉस, मैं बस आपको बताने ही आ रहा था। डिगी बोर्ड आज सुबह ही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर पहुंच गई है। यह बात सुनकर रिहान ने खुश होते हुए कहा, इमरान, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और इतना कहकर रिहान ने रिहानी की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रिहानी, आज तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही हमारे आइलैंड का काम सही टाइम पर शुरू हो पा रहा है। रिहानी को कुछ खास समझ नहीं आया। उसने सवाल करते हुए कहा, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जब यहां आ रही थी तब पापा ने भी कहा था कि अगर रिहान को किसी भी चीज की जरूरत पड़े या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुरंत उन्हें बताऊं। यह बात सुनकर रिहान ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। तभी कुछ सोचकर इमरान ने रिहान से कहा, बॉस, हमें अभी भी ग्रीन शॉट डिजाइनिंग कंपनी से ब्लूप्रिंट निकलवाना है। अगर वह काम पूरा नहीं हुआ होगा तो हम लोग समुद्र को भरने का काम शुरू नहीं कर सकते हैं। यह बात सुनकर रिहान ने तुरंत इमरान से कहा, ठीक है, तुम इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ हो और मैं इस काम को पूरी तरह से तुम्हें सौंप रहा हूं। अनन्या से कांटेक्ट करो और पूछो कि काम कब तक होगा। रिहान की बात सुनते ही इमरान ने तुरंत कमांड को एक्सेप्ट किया और अपने काम में लग गया। अनन्या की टीम ने पहले ही बेसिक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था, इसलिए जैसे ही इमरान ने उन लोगों से कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने तुरंत ऑनलाइन ही ब्लूप्रिंट सेंड कर दिए। भले ही इमरान सीईओ बन गया था, पर फिर भी वह बिना रिहान की इजाजत के किसी भी बड़े मैटर में खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता था। उसे इस बात से ज्यादा संतुष्टि मिलती थी कि रिहान खुद उसे किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी दे दे। वैसे भी यह पूरे डेवलपमेंट प्लान का एक बेसिक प्रोजेक्ट था। अगर इसमें कोई भी गलती होती तो इससे पूरा प्रोजेक्ट आगे जाकर गड़बड़ा सकता था। इसलिए इमरान सब कुछ रिहान से पूछकर ही कर रहा था। जैसे ही इमरान को वह ड्राफ्ट मिला तो उसने तुरंत रिहान को दिखा दिया। रिहान को उस ड्राफ्ट में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, जैसी उसने कल्पना की थी। यह ड्राफ्ट बिल्कुल वैसा ही था। रिहान ने फिर से वह ड्राफ्ट इमरान को थमा दिया और उसे इसी को फॉलो करने के लिए कहा। इंस्ट्रक्शन देने के बाद रिहान गैराज में गया और लिटिल गोरिल्ला को अपने साथ लेकर वहां से अपनी सिंगल हन वेलियर्ड पर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए निकल गया। वापस अपने घर आने की खुशी में लिटिल गोरिल्ला बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इन कुछ दिनों में ही लिटिल गोरिल्ला बेसमेंट में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कैद कर लिया हो, पर वापस अपने इलाके में आने के बाद उसे बेइंतहा खुशी हो रही थी। जैसे ही उसने आइलैंड के ऊपर कदम रखा तो तुरंत 2-3 बार उसने अपने मुंह से आवाज निकालते हुए अपनी खुशी जाहिर की और उसके बाद अगले ही कुछ पल में वो इस घने जंगल में कहीं गायब हो गया। रिहानी जो उनके साथ ही आई थी, उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लिटिल गोरिल्ला को इस तरह अकेला छोड़ना क्या सही रहेगा? रिहानी की बात सुनकर रिहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरे लिटिल गाय की अपनी टेरिटरी है। असल में आज सुबह जब रिहान और बाकी सब लोग आइलैंड पर आने की तैयारी कर रहे थे तो यह देखकर रिहानी थोड़ा कंफ्यूज थी और हैरान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिहान इतना बड़ा कंटेनर ट्रक क्यों तैयार कर रहा है। ममन जिसे पता था कि यह सब कुछ लिटिल गोरिल्ला के लिए हो रहा है, उसने रिहानी को कंफ्यूज देखकर भी उसे कुछ नहीं बताया
और अपनी हंसी को कंट्रोल करता रहा। पर तभी जब रिहानी ने इतने बड़े जंगली जानवर को बेसमेंट में से बाहर आते हुए देखा तो वह एकदम से घबरा गई और डर के मारे लगभग नीचे ग्राउंड में गिरने वाली थी। रिहानी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा जंगली जानवर देखा था। असल में रिहानी को डराने का प्लान अमन का ही था। उसने जानबूझकर लिटिल गोरिल्ला की मदद से फाइनली रिहानी को डरा ही दिया था। हालांकि अमन इस बात को एंजॉय कर पाता, इससे पहले ही रिहानी ने उस पर लात भूसे बरसाने शुरू कर दिए। रिहानी ने अमन को मारते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे डराने का मन करे तो मुझे पहले ही बता देना। पागल आदमी, तुम्हारी वजह से मैं आज मर भी सकती थी। तुम जानते भी हो कि मैं कितनी बुरी तरह डर गई थी। रिहानी की बात सुनकर अमन ने हंसते हुए उससे कहा, अरे यार प्लीज मुझे मारो मत, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज माय वाइफ, आई एक्सेप्ट आई वाज। रंग जैसे ही नी ने वाइफ शब्द सुना तो उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पहले तो हैरानी से अमन को देखा और उसके बाद जल्दी ही चिढ़ते हुए बोली, कौन है तुम्हारी वाइफ? ये सवाल सुनकर अमन ने रिहानी को छेड़ते हुए कहा, क्यों कल वाली बात भूल गई? ये बात सुनकर रिहानी के चेहरे पर अनायास ही हल्की मुस्कान आ गई और उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने अपनी शर्म छुपाने के लिए फिर से अमन को अपने हाथों से मारना शुरू कर दिया। इसी तरह थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद रिहानी को अमन ने बताया कि यह इतना बड़ा जंगली जानवर असल में रिहान का पैं है। जैसे ही रिहानी ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गई। ऑर्डिनरी लोग कुत्ते बिल्लियों को अपना पलतू बनाते हैं और जो अमीर होते हैं वह शेर या फिर टाइगर को अपना पालतू बनाते हैं, जबकि रिहान ने इन सब से अलग एक ऐसे जानवर को अपना पालतू बनाया हुआ था जो ठीक से जानवर तक नहीं लगता, या सीधे सीधे कहे तो एक डरावना मॉन्स्टर लगता है। इस डरावने जानवर के सामने तो शेर और चीता भी बहुत कमजोर नजर आएंगे। इनफैक्ट इसके सामने तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। रिहानी ने अभी अभी भी अपनी आंखों से खुद इस बड़े से जानवर को रिहान से कमांड लेते हुए और उसकी बातें सुनते हुए देखा था। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि यह मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जानवर जिसे रिहान लिटिल गाय कह रहा है, असल में उसका पालतू है। जैसे ही रिहानी ने लिटिल गोरिल्ला को उस बड़े से कंटेनर में जाते हुए देखा तो उसने कहा, यह जानवर जरूर किंग कोंग होगा। अमन ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने मजाक करते हुए और हंसते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, यह किंग कोंग ही है। कुछ टाइम पहले ही 200 से भी ज्यादा लोगों ने हम पर अटैक कर दिया था। उस वक्त इस अकेले ने हमारी जान बचाई थी। यहां तक कि अमन तो काफी टाइम तक रिहान के इस प्यारे से पेट की वजह से उससे काफी जलन भी महसूस कर रहा था। जैसे ही रिहानी ने सुना कि यहां 200 से ज्यादा लोग थे तो वह एकदम से हैरान हो गई। उसे हैरान देखकर अमन ने और थोड़ा सा नमक मसाला लगाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों के पास बहुत ही खतरनाक हथियार भी थे। पर आखिर में इस लिटिल गाय ने उन सब की बहुत अच्छी खातिरदारी की और उन लोगों को बिल्कुल सब्जी की तरह काट कर फेंक दिया। जैसे ही रिहानी ने यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होने लगी। और कहते हैं ना, प्यार में इंसान पूरी तरह से नॉनसेंस को भी सेंसिबल समझने लगता है। यही रिहानी के साथ हुआ। अमन की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह लिटिल गोरिल्ला सच में भगवान है, जिसने इतने सारे लोगों उसे इन सब की रक्षा की। रिहानी तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, पर अमन जानता था कि यह सब कुछ सिर्फ लिटिल गोरिल्ला की वजह से बकने नहीं हुआ था, बल्कि वहां पर वक्त पर 2000 टाइगर सिक्योरिटी टी गार्ड आ गए थे और उन्होंने मुन्ना और उसके आदमियों से इन्हें बचा लिया था, वरना शायद आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। ऑफ कोर्स इस बात में कोई शक नहीं है कि उससे पहले की सारी लड़ाई लिटिल गोरिल्ला ने लड़ी थी। अभी तक की बातें तो हंसी मजाक में निकल गई थी, पर देखना यह है कि क्या रिहानी का इस आइलैंड पर आना कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। अमन और ईशानी की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके थे। इस वक्त दिन का समय था और रिहान को लगा कि अगर कोई और लिटिल गोरिल्ला को खुले में देखेगा तो शायद डर जाएगा। इसीलिए रिहान ने इतना बड़ा कंटेनर मंगवाया था जिससे किसी को भी परेशानी ना हो और डॉग के सहारे वे लोग चुपचाप बिना किसी की नजर में आए लिटिल गोरिल्ला को वापस आइलैंड पर ले जा सके। फिर भी रिहान ने यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जब वह कंटेनर लेकर आएगा तो लिटिल गोरिल्ला की ताकत के आगे कंटेनर भी छोटा पड़ जाएगा और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस कंटेनर में दरवाजा है या नहीं, क्योंकि लिटिल गोरिल्ला के लिए उस दरवाजे को तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वहां किसी के पास कोई पोष नहीं थी, इसीलिए उन लोगों को लिटिल गोरिल्ला को उस कंटेनर में थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलना पड़ा। इस नजारे को देखकर वहां खड़ा हर एक इंसान पूरी तरह से चुप हो गया था।
किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां खड़े होकर भी लिटिल गोरिल्ला बड़े शांति से रेहान को देख रहा था और खुश हो रहा था। इस नजारे को देखकर हर कोई चौंक गया था। कैसे लिटिल गोरिल्ला पिंजरे में बंद होकर भी आराम से खेल सकता है? कंटेनर में तो लिटिल गोरिल्ला जैसे तैसे चढ़ गया था, पर अब उस कंटेनर को रेहान की सिंगल हनवेल यड पर चढ़ाना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर काफी देर तक मेहनत की, तब जाकर फाइनली वे लोग उस कंटेनर को उस यट में चढ़ा पाए थे और उस आइलैंड पर पहुंचे थे। आइलैंड पर पहुंचने के बाद लिटिल गोरिल्ला इतना ज्यादा खुश हो गया कि वह सबके सामने वही खड़े होकर उछलने लगा और डांस करने लगा। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिटिल गोरिल्ला को मस्ती करता हुआ देखकर अमन ने कुछ सोचते हुए अपना एक हाथ अपनी बरसे अपनी ठोड़ी पर रखकर बोला, मुझे भी लिटिल गोरिल्ला जैसा एक पालतू चाहिए। अगर मुझे कभी कोई मदर गोरी मिली और उसके साथ मुझे कोई लिटिल गोरिल्ला मिला, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसके जैसे छोटे से प्यारे से लिटिल गोरिल्ला को बर्थ दे पाऊंगा बारी? अमन साफ साफ अभी से रिहानी के साथ अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहा था। अमन की बात सुन रिहानी ने गुस्सा करते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा पूरा दिमाग कचरे से भरा हुआ है। तुम हर वक्त इस तरह की बेकार बातें ही क्यों सोचते रहते हो? जैसे ही अमन ने यह बात सुनी तो उसने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस दुनिया में लिटिल गोरिल्ला जैसी कीम और रेयर जानवरों के रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। जैसे ही रिहानी ने अमन की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उसने अमन को घूर कर देखा और फिर उससे कहा, तुम ऐसी बकवास बातें सोचो भी मत। तुम्हें इंसान और जानवर में कोई अंतर समझ नहीं आता है क्या? और वैसे भी इस तरह के रेयर गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। मुझे तो लगता है जरूर दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर यह गोरिल्ला पैदा हुआ है, वरना तुम सोच कर देखो, आज तक हमने इतने गोरिल्ला देखे हैं पर कभी भी इस तरह का 4-5 फुट लंबा गोरिल्ला नहीं देखा। रिहानी की बात सुनकर अमन को भी अब यह सब सही लग रहा था। उसने कुछ देर तक उसकी बातों पर गौर किया और उसके बाद सहमत होते हुए बोला, शायद तुम सही कह रही हो, इतना बड़ा गोरिल्ला कभी होता ही नहीं है। पर मुझे इस तरह का मैच इतना कहकर अमन चुप हो गया, क्योंकि उसे ध्यान आ गया कि वह क्या बोल रहा था। पर रिहानी समझ गई थी और उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, फाड़ में जाओ, तुम कभी नहीं सुधर सकते। वहीं दूसरी तरफ रेहान कुछ देर तक लिटिल गोरिल्ला के साथ बे पर खेलता रहा और उसके बाद उसने लिटिल गोरिल्ला को उन जंगलों में जाने दिया और खुद वापस शिप पर आ गया। शिप में बैठने के बाद रेहान और बाकी सब लोग आइलैंड के दूसरी तरफ जाने लगे। इस वक्त गर्भ परिवार की लार्ज स्केल लैंड फिलिंग कंस्ट्रक्शन शिप, जिसे अक्सर रेहान डिगी शिप कहकर बुलाता था, वो आइलैंड के उसी दूसरे कोने में खड़ी थी और कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही थी। इस डिगी शिप को गोल्डन कून कहकर बुलाया जाता है और इसकी कैपेसिटी 60,000 टन थी और सबसे बड़ी बात यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंड फीलिंग शिप थी। इसको चलाने वाले कैप्टन का नाम राजा था और वह इस परिवार का सबसे पुराना एम्प्लॉय था। इस वजह से उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा हाई था। उस शिप को देखकर रेहान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और जल्दी से उसने अपनी सिंगल हन यार्ड को वही डिगी शिप के पास पार्क कर दिया और एक्साइटेड होकर उस शिप को देखने लगा। राजा ने जब देखा कि उनकी मालकिन निशानी भी इन सब लोगों के साथ आए हैं, तो उसने बहुत ही इज्जत के साथ उसे ग्रीटिंग की और उसके बाद उससे पूछा, मिस, आप भी यहां पर हैं? राजा को वहां देखकर ईशानी ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं भी रेहान के साथ ही यहां आए हूं। इस वक्त रेहान ही हमारा एम्प्लॉयर है और यह पूरा आइलैंड रेहान का ही है। इतना कहने के बाद रेहानी ने राजा और रेहान को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, रेहान, ये राजा अंकल है, ये बेस्ट कैप्टन है और साथ ही साथ बहुत सालों से हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और अंकल, ये मिस्टर रेहान है। रेहानी के इंट्रोडक्शन करवाते ही राजा अंकल ने बहुत ही इज्जत के साथ रेहान को ग्रीटिंग्स दी। रेहान ने ध्यान से अंकल राजा को देखा। उनकी उम्र कुछ 50 साल के आसपास लग रही थी। रेहान ने भी बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें ग्रीटिंग दी और उनसे कहा, कैप्टन, आप बहुत ही विनम्र इंसान हैं। आज से कुछ टाइम के लिए मुझे आपको थोड़ा सा परेशान करना होगा। कैप्टन राजा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह ज्यादातर समुद्र के आसपास ही रहते हैं। उनकी स्किन जो सूरज की वजह से काफी ब्राउन हो गई थी और उनकी आंखों के नीचे भी काफी डार्क सर्कल्स आ गए थे।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और खुद का ख्याल रखने के लिए उनके पास शायद बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है। इतनी भारी मड बोर्ड को कंट्रोल करना और इतने बड़े समुद्र को मिट्टी से भरना और उस पर बिल्डिंग बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। अगर कोई भी इस काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट एक बार ले ले और मेहनत से काम करेगा, उसे वह कभी निराश नहीं होने देगा और ना ही उन लोगों को कोई तकलीफ होने देगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि उसके लिए काम करने वाला हर इंसान हमेशा खुश रहे। रेहान की इतनी अच्छी बातें सुनकर कैप्टन राजा कुछ भी नहीं बोले, पर दिल ही दिल में उन्हें बहुत खुशी हुई। दिन रात समुद्र पर काम करना और यहां अकेले रहना सच में बहुत ज्यादा डरावना और बोरिंग काम था। इस वक्त कैप्टन राजा के साथ वहां पर 50 लोग थे और सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। इस समुद्र में उन 50 लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। हर वक्त जंगलों के बीच रहना और पानी और मिट्टी में काम करते रहना सच में बहुत इरिटेट कर देने वाला काम था। पर अब कहीं ना कहीं रेहान की गारंटी और प्रॉमिस के बाद कैप्टन राजा काफी हद तक खुश थे और सेटिस्फाइड भी। और फिर उनके जैसे लेबर एम्प्लॉयज के बारे में उनका बॉस इतना सोच रहा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। रेहान लगभग आधे दिन तक उसी शिप पर था और ध्यान से सारा काम देख रहा था और अभी तक रेहान की क्यूरियोसिटी भी शांत हो गई थी और उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल गया था। रेहान अपने काम में लगा हुआ था। तभी अमन रेहान के पास आया और थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करते हुए बोला, रेहान, ईशानी को लिटिल गोरिल्ला की रहने की यह जगह देखनी है और साथ ही साथ वह इस एनवायरनमेंट और आइलैंड को भी देखना चाहती है, तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं? अमन की बात सुनकर रेहान ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, हाँ क्यों नहीं भला, मुझे क्या दिक्कत होगी। इस आइलैंड में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम ईशानी को लेकर जाओ और उसे यह आइलैंड दिखा दो। मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर जा रहा हूं जहां पर मेरा मैना बनने वाला है। रेहान की बात सबको सही लगी, इसीलिए रेहान और अमन 2 ग्रुप में बंट गए। अमन रेहानी को लेकर और अपने साथ कुछ और बॉडीगार्ड लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की तरफ चला गया और वही रेहान मैगी के साथ और अपने कुछ और बॉडीगार्ड के साथ अपने प्राइवेट आइलैंड पर चला गया जो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड से थोड़ी दूरी पर था। तभी मैगी ने रेहान से पूछा, बॉस, अब से यह आइलैंड आपका अपना घर होने वाला है, तो क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते? मैगी का यह सवाल सुनकर रेहान कुछ देर के लिए दंग रह गया और फिर सोचते हुए बोला, नाम? मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा तुम ही बताओ, मुझे इसे क्या कहकर बुलाना चाहिए? यह छोटा सा सब आइलैंड जो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के कुछ ही दूरी पर था, वो सच में इतना छोटा नहीं था। ये बिल्कुल किसी छोटे से गांव के जितना बड़ा था। इस आइलैंड पर भी बहुत सारे पहाड़ और नदियां थी और यहाँ का नजारा भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। रेहान ने काफी देर तक सोचा, पर फिर भी उसे समझ नहीं आया कि वह अपने इस नए घर को किस नाम से बुलाए। जब कुछ समझ नहीं आया तो रेहान ने इस विचार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। वैसे भी यह कोई बहुत बड़ी और जरूरी बात नहीं थी। रेहान मैगी को साथ लेकर किनारे के दूसरी तरफ आ गया और वहां से अपने उस पूरे छोटे से आइलैंड को चारों तरफ घूमकर देखने लगा। वहीं पास में एक घाटी थी जहां पर छोटा सा पुल बना हुआ था और वहां पर एक साफ पानी का झरना बह रहा था। इतनी देर घूमने की वजह से रे को प्यास लगने लगी थी, तो वह इतना बह गया। वही झरने के पास बैठकर अपने हाथों में पानी भरकर पीने लगा और अगले ही पल रेहान थोड़ा हैरान रह गया। रेहान को इस तरह हैरान देखकर मैगी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ बॉस, क्या पानी में कोई दिक्कत है? मैगी को लगा शायद पानी में पॉइजन है, क्योंकि इस पानी को प्यूरिफाई नहीं किया गया था और इस तरह की नेचुरल जगह पर कई बार ऐसा पानी ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक भी होता है। मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये पानी पीने में सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इस पानी को पीने के बाद दिल में एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा है और साथ ही साथ मुझे काफी रिफ्रेश फील हो रहा है। रेहान की बात सुनकर मैगी जल्दी से रेहान के बगल में जाकर बैठ गई और थोड़ा शक करते हुए बोली, अच्छा क्या ऐसी बात है? फिर तो मैं भी यह पानी पीना चाहती हूँ। और इतना कहकर मैगी जल्दी से उस पानी को पीने लगी। पानी पीने के बाद मैगी भी कुछ देर के लिए एकदम हैरान रह गई।
क्योंकि यह पानी थोड़ा सा अनयूजुअल था और पीने के बाद इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग ही था। और तो और यह पानी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। रेहान ने जो कहा था वह बात भी सच थी। इस पानी को पीने के बाद सच में एक बार तो काफी रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही थी और इस फीलिंग को शब्दों में बयान कर पाना सच में बहुत मुश्किल था। मैगी ने हैरान होते हुए कहा, आपने सही कहा बॉस, यह पानी सच में काफी ज्यादा अच्छा है और मैं हैरान हूं कि हमें यह डिलीशियस पानी इस आइलैंड पर आकर पीने को मिला है। मैगी की बात सुनकर रेहान के दिमाग में अचानक ही एक विचार आया और उसने अपने दोनों हाथों को आपस में बजाते हुए कहा, मैगी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। तुमने कहा था ना कि हमें आइलैंड को कोई नाम देना चाहिए, तो क्यों ना हम इस आइलैंड को हिमवेसी आइलैंड कहकर बुलाए। जैसे ही मैगी ने यह नाम सुना तो उसने रेहान से सवाल करते हुए पूछा, बॉस आप यह नाम इसे इसलिए दे रहे हैं ना बॉस क्योंकि यहां का पानी बहुत अच्छा है? रेहान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहां का पानी पीने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, इसीलिए इस आइलैंड को हिमालयन कहना काफी सही रहेगा। रेहान ने अचानक ही अपने मन में सोचा कि आरा आज मेरे साथ यहां नहीं आई है। अगर वह यहां आती और इस पानी को टेस्ट करती तो सच में यह आइलैंड और इसको दिया हुआ मेरा नाम वाकई उसे पसंद आता और असल मायने में यह आइलैंड हिम आइलैंड बन जाता। अपनी बात अपने मन में कहने के बाद रेहान फिर से अपने हाथों में पानी भरकर पीने लगा। मैगी ने जब देखा कि रेहान अभी भी इस पानी को पी रहा है तो उसने जल्दी से रेहान को रोकते हुए कहा, बॉस प्लीज आप पहले यह पानी पीना बंद कीजिए। चाहे जितना भी अच्छा पानी क्यों ना हो, पर अभी भी हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि यह पानी इस जंगल का है। हो सकता है कि आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए। रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी की ड्यूटी थी कि वो रेहान की सेफ्टी को हर तरीके से इंश्योर करे। वैसे तो इस पानी को पीकर रेहान को कुछ भी नहीं हुआ था, पर फिर भी मैगी रेहान को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं जो यह पानी पी रहा है। क्या पहले लोग इसी तरह बाहर किनारों पर जाकर पानी नहीं पीते थे? रेहान जानता था कि मैगी अपनी ड्यूटी कर रही है, इसीलिए उसने बस हंसकर इस बात को टाल दिया था। मैगी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसने फिर से रेहान से कहा, बॉस आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यह एक रोबोट है। इस पानी को उबाले बिना पीना सही नहीं होगा। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, अगर मैं इस पानी को बॉयल करके पीऊंगा तो यह पानी नेचुरल नहीं रहेगा। और अपनी बात कहकर रेहान ध्यान से उस सोर्स को देखने लगा जहां से यह पानी का झरना बह रहा था। यह पानी जहां से आ रहा था वहां चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था, जिसकी वजह से पानी उससे टकराकर साफ होकर आगे आ रहा था और जो भी पोल्यूटेंट या कुछ और होता वो इस पत्थर के पीछे ही रह जाता। तभी रेहान की नजर एक जगह आकर रुक गई और उसने अजीब तरीके से कहा, व्हाट्स दैट? इतना कहकर रेहान अपने हाथों से वहीं पहाड़ी की तरफ एक जगह पॉइंट करने लगा और मैगी को वहां देखने के लिए बोलने लगा। मैगी ने उस ओर देखा और बहुत ही एक्साइटेड होकर बोली, बॉस लगता है वहां कोई पत्थर निकला हुआ है, पर यह थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है। रेहान ने जिस पत्थर की तरफ इशारा किया था वह जमीन से लगभग 3 मीटर ऊंचाई पर था और वह पत्थर थोड़ा सा नुकीला और आगे की तरफ निकला हुआ था। दूर से देखने पर वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिजाइन बनी हुई हो। और सबसे बड़ी बात जो रेहान को इतना हैरान कर रही थी वह तो यह थी कि जैसे ही सूरज की रोशनी उस पत्थर पर पड़ रही थी तो वह बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था। और दूसरी बात यह थी कि यह पत्थर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था। भला कोई पत्थर ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? यही सब सोचकर रेहान ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैगी से कहा, मैगी मुझे लगता है कि वह पत्थर कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है, चलो उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। रेहान की बात सुनते ही या कहे कि उसका ऑनर्ड मिलते ही मैगी तुरंत एक कॉर्नर में आ गई और अगले ही पल मैगी हवा से बातें करते हुए एक बड़े से पत्थर पर जंप मारकर चढ़ गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी एक पल के लिए सहम जाए। मैगी की बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रही थी और जिस तरह से वह उन पहाड़ों के बीच चढ़ रही थी
ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई छोटी गिलहरी हो। इस वक्त मैगी के बाल हवा में लहरा रहे थे और साथ ही साथ उसके बाल बहुत सुंदर भी लग रहे थे। इस वक्त रेहान काफी दंग था और हैरान भी। हालांकि मैगी पूरे दिन रेहान के साथ ही रहती थी और रेहान पहले से ही मैगी की खूबसूरती से वाकिफ था। पर इस वक्त जैसे ही सूरज की रोशनी पहाड़ों से होते हुए धीरे धीरे उस पानी के झरोखे पर गिर रही थी और जैसा उसका रिफ्लेक्शन बन रहा था, यह पूरा नजारा बिल्कुल एक जन्नत लग रहा था। और इस खूबसूरत प्राकृतिक नजारे के बीच मैगी का यह लचीला शरीर इस पूरे नजारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। यह सब कुछ एक साथ मिलकर रेहान को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। रेहान यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में मैगी की आवाज पड़ी। बॉस, मुझे लगता है कि यह एक जेट स्टोन का टुकड़ा है। और इतना कहकर मैगी बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ उतरने लगी और फिर बहुत ही ध्यान से पत्थर के टुकड़े को एग्जामिन करने लगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने बहुत ही हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? जेड स्टोन? वह क्या होता है? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने उसे थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए कहा, बॉस, जेड स्टोन एक तरह का पत्थर होता है। यह पत्थर दिखने में काफी खूबसूरत लगता है और साथ ही साथ यह दो अलग तरह के सिलिकेट खनिज से मिलकर बनता है। मैगी के बताने पर रेहान को कुछ कुछ समझ आ गया था, क्योंकि उसने पहले भी यह शब्द सुना हुआ था। बस उसे ठीक से इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था जितना मैगी ने उसे बताया था। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस आइलैंड पर जेड स्टोन की कोई माइन हो? जेड स्टोन ऐसे ही कहीं भी अकेले नहीं पाया जाता है। अगर इसका एक टुकड़ा भी यहां पर मिला है तो इसका मतलब जरूर यह यहां पर और भी ज्यादा मात्रा में होगा। रेहान यह बात जानता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। रेहान की बात सुनकर मैगी ने रेहान से पूछा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता है। अगर आप कहे तो मैं यहां पर खुदाई करके इसके बारे में और गहराई से जांच कर लेती हूं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है, ध्यान से करना। रेहान की बात सुनते ही मैगी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अगले ही पल उसने 3 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर उस पत्थर को फिर से पकड़ लिया और एक सही जगह देखकर वहीं पर पास में ही खड़ी हो गई। मैगी हमेशा अपने साथ अलग अलग तरह के टूल्स रखती थी और इसी वजह से उसने तुरंत अपनी जेब से एक डागर निकाला और 2 चट्टानों के बीच में जो गैप था उसमें खुदाई करने लगी। कुछ देर बाद मैगी दूसरी तरफ आ गई और वहां आने के बाद उसने देखा कि अभी तक जो पत्थर छोटा सा दिखाई दे रहा था, असल में अंदर से उसकी साइज एक तरबूज के जितनी बड़ी है। असल में इसका छोटा सा टुकड़ा बाहर की तरफ निकल गया था और लगातार धूप और हवा से टकराने की वजह से उस जगह से यह काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिख रहा था और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से यह काफी चार्मिंग लग रहा था। अगर यह पत्थर बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ होता तो शायद रेहान का ध्यान कभी भी इसके ऊपर नहीं जाता। किसने सोचा होगा ना कि इस आइलैंड पर ऐसे ही घूमते फिरते इन लोगों को एक जेड स्टोन मिल जाएगा। मैगी ने रेहान से कहा, बॉस, ये सच में एक जेड स्टोन का ही टुकड़ा है और यह काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि इस पत्थर की जो टल है वह ज्यादा मोटी नहीं है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उस पत्थर को वहीं जमीन पर रखते हुए नापने की कोशिश की और कहा, मैंने सच में इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मुझे अभी लगता है जरूर यहां पर जद स्टोन की माइन होगी। यह जद स्टोन के पत्थर का टुकड़ा बहुत ज्यादा भारी था और रेहान को इसे अपने हाथों में उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। मैगी की तरह कोई सुपर गार्ड ही इतने भारी पत्थर को 3 मीटर की ऊंचाई से संभालकर नीचे ला सकता है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने सवाल करते हुए पूछा, बॉस, तो क्या अब आप इस जड़ माइन को डेवलप करना चाहते हैं? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने तुरंत ना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यह आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है और माइनिंग का एरिया भी काफी छोटा है। अगर हम यहां पर माइनिंग का काम शुरू कर देंगे तो यहां का सारा नेचुरल एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी मैंने पहले ही इस जगह को अपना एक प्यारा सा घर बनाने के लिए प्लान कर लिया है। रेहान जानता था कि पैसे तो वह किसी भी तरह से कमा लेगा, लेकिन इस तरह का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट उसे हर जगह नहीं मिल सकता है। और वैसे भी कियारा भी चाहती थी कि यहां का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसा ही बना रहे।
इसीलिए रेहान ने पैसों से ज्यादा इस बारे में सोचा, और वैसे भी फ्यूचर में रेहान को यहीं रहना है, और अगर वह यहां पर माइनिंग शुरू कर देगा तो फिर वह इतने सुंदर नजारे को कैसे देख पाएगा। रेहान इतने बड़े परिवार का बेटा है कि उसे माइनिंग से आए हुए पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी यह उसके लिए बहुत कम पैसा था। तभी कुछ सोचते हुए रेहान ने खुश होते हुए कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इससे मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जल्दी ही जुनैद के पापा का बर्थडे आ रहा है और इस बार मुझे उन्हें एक गिफ्ट देना था। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। फाइनली अब मैं यह प्रेशियस जेड स्टोन उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। कुछ ही दिनों में जुनैद के पापा का जन्मदिन आने वाला था। जुनैद ने तो अपने पापा के लिए ऑक्शन एसोसिएशन में से एक तोहफा खरीद लिया था। उस वक्त रेहान ने भी कहा था कि वह भी मिस्टर खान को एक गिफ्ट देना चाहता है। हालांकि इस दौरान रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह क्या गिफ्ट दें, पर फिलहाल उसके हाथ में एक कीमती स्टोन था और रेहान इसे मिस्टर खान को गिफ्ट में दे सकता था। खान साहब उम्र दराज इंसान थे और इस तरह की यूनिक चीजें काफी पसंद करते थे। हालांकि अभी भी एक दिक्कत थी कि रेहान को नहीं पता था कि यह जेड स्टोन कितना ज्यादा पयो है और इसकी ग्रेड क्या है। रेहान ने अपने मन में सोचा कि जिस हिसाब से इस पत्थर की चमक है, उस हिसाब से तो यह हाई ग्रेड का ही होना चाहिए, पर फिर भी अच्छा होगा अगर मैं एक बार इसे किसी शिल्पकार से चेक करवा लूं। यही सोचकर रेहान ने मैगी से कहा, ऑलराइट, चलो वापस चलते हैं। मैगी, इस पत्थर को लो और किसी शिल्पकार के पास जाकर इसे चेक करवाओ। रेहान का यहां पर आने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस उस डिगी बोर्ड को देखने आया था और किसे पता था कि यहां आकर रेहान को इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ देर पहले तक रेहान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह मिस्टर खान को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दें, और यही सोच सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा था। पहले तो रेहान ने सोचा कि वह मिस्टर खान को एक फेमस पेंटिंग गिफ्ट कर देगा। फिर बाद में रेहान को पता चला कि वह जो गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है उसके बारे में तो पहले ही शिवांश ने सोच लिया है, और वह फेमस पेंटिंग शिवांश मिस्टर खान को गिफ्ट करना चाहता है। अब जब शिवांश ने रेहान का ग्रुप ज्वाइन कर ही लिया था तो उसका जुनैद के पापा के बर्थडे पार्टी में आना तो लाजमी था, और ऐसे में एक जैसी पेंटिंग देना थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट है। तो अमन और ईशानी को और बाकी सब लोगों को लिटिल गोरिल्ला के साथ ही इस जंगल में आइलैंड पर रुकना पड़ेगा। जैसे ही रेहान मैगी के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पर अमन और बाकी सब लोग थे, तो वहां पर एक और यट को देखकर वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वहीं बीच पर बहुत सारे लोग थे। रेहान ने अपनी बोट को वहीं पर रोक दिया और किनारे के पास आ गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां पर डायरेक्टर नवीन, कियारा, सिया और अवनी है। उन सब लोगों को अचानक से यहां देखकर रेहान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। रेहान ने क्यूरियस होते हुए कहा, डायरेक्टर नवीन, आप यहां कैसे? क्या आप फिल्म स्टूडियो में मूवी की शूटिंग नहीं कर रहे हैं? रेहान का सवाल सुनकर नवीन जल्दी से उस बोट से नीचे उतरे और रेहान के पास आकर बोले, बॉस, क्या आप यहां पर इंस्पेक्शन करने और हमारी अगली मूवी की तैयारी करने नहीं आए हैं? रेहान जानता था कि नवीन उसकी और लिटिल गोरिल्ला की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, और इस वक्त नवीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। उस दिन 2000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ न भी वहां आए थे और उस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, और उस वक्त उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि गोरिल्ला ने किस तरह से इन सब लोगों को बचाया था। लिटिल गोरिल्ला जैसा भयानक जानवर जिसे देखकर कोई भी डर जाए, उसके साथ रेहान की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर नवीन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। लिटिल गोरिल्ला के 10 सालों तक इतने बड़े आइलैंड पर अकेले रहने का एक्सपीरियंस और 10 साल बाद अचानक से अपने मास्टर को पहचान लेने और उसकी जान बचाने का यह नजारा सच में नवीन को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा था। वे चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि इतनी अच्छी कहानी होने के बावजूद भी अगर वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो उनका डायरेक्टर होना और इस इंडस्ट्री में होना बेकार है। और सबसे बड़ी बात, नवीन को स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। उन्हें बस स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी हुआ
उसे एक फिल्म के थ्रू लोगों को दिखाना था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि किसी रियल स्टोरी को बनाना ही तो नवीन का सबसे बड़ा काम था और उनकी स्पेशलिटी भी थी। और इसके साथ ही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर लिटिल गोरिल्ला और सपोर्टिंग कैरेक्टर रेहान को नवीन ने पहले ही अपनी फिल्म में सिलेक्ट कर लिया था और इसलिए उन्हें कास्टिंग की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तभी अचानक से रेहान ने नवीन से कहा, "वट, क्या आप अभी भी मुझसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं? अच्छा होगा अगर आप इस बारे में भूल ही जाए तो, क्योंकि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं यह सब कुछ कर सकता हूं। बेहतर होगा अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर को ढूंढ ले।" जैसे ही रेहान ने नवीन की बात सुनी तो उसने तुरंत ही फिल्म करने से मना कर दिया। रेहान की बात सुनकर मैगी ने भी अपनी कड़क आवाज में कहा, "डायरेक्टर नवीन, हमारे बॉस का स्टेटस बहुत हाई है, भला वह एक एक्टर क्यों बनेंगे? मैं उम्मीद करती हूं कि आप आगे से इस बारे में बात नहीं करेंगे।" रेहान और मैगी की बात सुनकर नवीन का मुंह छोटा सा बन गया। उन्होंने धीरे से कहा, "पर बॉस, लिटिल गोरिल्ला तो सिर्फ आपकी ही बात सुनता है। अगर आप फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगे तो लिटिल गोरिल्ला को कौन कंट्रोल करेगा?" नवीन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, "आपको इसमें क्या बड़ी बात लग रही है? जब आप शूटिंग करेंगे उस वक्त सेट पर मैं भी आपके साथ मौजूद रहूंगा। आपको लिटिल गोरिल्ला की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए अब इस बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।" नवीन ने जब देखा कि रेहान बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करना चाहता है तो उन्होंने मजबूर होकर अपनी गर्दन हम में हिलाते हुए कहा, "ठीक है, अब हम यही कर सकते हैं।" कहीं ना कहीं नवीन भी जानते थे कि रेहान जितने बड़े आदमी से एक्टिंग करवाना आम बात नहीं है और ना ही आसान है जब तक रेहान खुद ऐसा नहीं करना चाहे। वही दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि रेहान एक्टिंग के प्रोफेशन को छोटा समझता था या फिर एक्टर्स को छोटा समझता था। असल में इसके पीछे का कारण यह था कि रेहान को एक्टिंग का ए भी नहीं आता, हंसठी आता था। ऐसे में अगर कोई मूवी बन रही है तो उसमें बिना बेसिक स्किल के एक्टिंग करने से एक मूवी और उसे बनाने वाले की मेहनत पूरी तरह से खराब हो सकती है। यह सब कुछ सोचकर ही रेहान ने एक्टिंग के लिए मना किया था। और कहीं ना कहीं यह बात भी सच है कि रेहान काफी बड़ा आदमी था और वह खुद एक इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा था। वहां काम करने वाला हर एक इंसान उसका एम्प्लॉय था, यहां तक कि एक्टर्स भी। ऐसे में अगर रेहान फिल्म में काम करता है तो कोई भी शांत नहीं बैठे, क्योंकि एक्टिंग करना बॉस का नहीं बल्कि एक्टर्स का काम है। ऐसे में सिचुएशन बिगड़ भी सकती है और नवीन भी इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे। वैसे तो नवीन भी अपनी पोजीशन के हिसाब से बहुत सारे अधिकार रखते थे, पर फिर भी बॉस तो बॉस ही होता है और उनके सामने कुछ भी बोल पाना शायद डायरेक्टर नवीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। रेहान और नवीन बात कर ही रहे थे, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, "रेहान, आप किस गुड न्यूज की बात कर रहे हैं?" यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमन की थी। जब रेहान और नवीन बात कर रहे थे तो अमन भी रिहानी के साथ वापस आ गया था। अमन को वहां देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं अभी अभी अपनी अगली मूवी की शूटिंग के बारे में बात कर रहा था।" जैसे ही अमन ने यह बात सुनी तो उसने बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहा, "अरे वाह, मैं जल्दी ही एक और शानदार मूवी देखने वाला हूं। वैसे आप किस टॉपिक पर फिल्म बनाने वाले हैं?" अभी तक रेहान की पहली फिल्म डूम्सडे लीजेंड की हाफ से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी और रेहान ने अभी इतनी जल्दी नई मूवी की शूटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। हालांकि यह सब कुछ अचानक से हुआ था और काफी फास्ट हो रहा था। अमन का सवाल सुनकर नवीन ने जवाब देते हुए कहा, "हमारी पहली फिल्म डूम्सडे लीजेंड की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है और अब बाकी के दिनों में सारा काम स्पेशल इफेक्ट कंपनी का होगा। तो अब मेरे पास काफी टाइम है, इसीलिए मैं रेहान की मदद से लिटिल गोरिल्ला के ऊपर एक फिल्म शूट करना चाहता हूं।" जैसे ही अमन ने सुना कि फिल्म की शूटिंग गोरिल्ला के ऊपर होने वाली है तो अमन इतना ज्यादा हैरान हो गया कि वह बार बार अपनी पलकें झपकाकर कंफर्म करने लगा कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है ना। अमन ने थोड़ा सा सवालिया लहजे से पूछा, "हाँ, ऐसा हो सकता है, पर क्या वह फिल्म पूरी तरह से रियलिटी बेस्ड होगी?" अमन की बात सुनकर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, यह पूरी तरह से रियलिटी बेस्ड होगी और इसमें मेरी मदद बॉस करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, लिटिल गोरिल्ला काफी रेयर जंगली जानवर हैं,
अगर हम इस पर फिल्म शूट करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि लिटिल गोरिल्ला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने सही कहा ना? नवीन की बात सुनकर अमन ने एक्साइटेड होकर कहा, फिर तो फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। रेहान और लिटिल गोरिल्ला के बीच की जो स्टोरी है वह सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे यह स्टोरी आपकी पहली फिल्म से भी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसे बिग स्क्रीन पर देखने की आप आराम से बनाएं। अमन की बात सुनकर नवीन ने हंसते हुए कहा, मिस्टर अमन, आप चिंता मत कीजिए, इस मूवी का शूटिंग स्किल काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे ही हमें इस फिल्म के लिए एक अच्छा लीड एक्टर मिल जाएगा तो मैं तुरंत ही इस मूवी पर काम करने लग जाऊंगा और जल्द से जल्द इसकी शूटिंग भी पूरी कर लूंगा। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर अमन ने खुश होते हुए कहा, क्या आप एक्टर ढूंढ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप एक बार मुझे भी इस मूवी में रोल के लिए चांस दे सकते हैं। रेहानी जो अमन के बगल में ही खड़ी थी, जैसे ही उसने अमन की यह बात सुनी तो उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी। उसने हैरानी से अमन को घूर कर देखा और उसके बाद अपनी आंखों को रोल करते हुए अपने मन में खुद से ही बोली, यह लड़का हमेशा बिना मतलब की ही बातें करता रहता है। इसे कहां से लगता है कि इसमें किसी भी तरह का टेम्परामेंट है जो एक एक्ट में होना चाहिए। यह एक्टिंग वेटिंग तुमरे बस की बात नहीं है। अपने आप से ही बातें करने के बाद रेहानी नवीन की तरफ देखने लगी कि उनका क्या जवाब होने वाला है। अमन की बात सुनकर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको एक्टिंग करते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। असल में नवीन अपने मन में थोड़े से नाखुश थे, फिर भी उन्हें पता था कि अमन रेहान का अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसे मना करना सही नहीं रहेगा, और ऐसे डायरेक्टली अमन जितने बड़े आदमी को रिजेक्ट करना थोड़ा सा एम्बेरसमेंट में ही हां कर दी। नवीन के हिसाब से अमन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही एक्टिंग कर पाएगा। ऐसा करना ही उनकी फिल्म के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, अमन थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है, शायद वह एक्टिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता है, पर जैसे ही उसे इस फिल्म में मेहनत करनी पड़ेगी तो वह तुरंत ही पीछे हट जाएगा और उसका सारा इंटरेस्ट भी दूर हो जाएगा। खैर, नवीन के सिर पर एक नया सिर दर्द आ गया था, तो वही दूसरी तरफ रेहान जुनैद के पापा की पार्टी में जाने वाला था। ना चाहते हुए भी डायरेक्टर नवीन को अमन की बात माननी पड़ी और उन्हें मन से कहना पड़ा कि उनके फिल्म में काम करने में से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सुनकर अमन काफी खुश हो गया और ईशानी काफी हैरान, पर फिर भी कोई क्या ही कह सकता था। तभी रेहान ने नवीन से कहा, डायरेक्टर नवीन, क्या आप अभी भी इसी आइलैंड पर रुककर यहाँ का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना चाहते हैं? अगर कुछ जरूरी नहीं है तो हम लोगों को अब वापस होना चाहिए। रेहान की बात सुनकर नवीन ने तुरंत कहा, बॉस, मुझे अभी थोड़ी देर यहीं रुकना होगा, क्योंकि मुझे आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे यहाँ रुककर अभी शूटिंग के लिए कुछ लोकेशन भी देखनी है। नवीन के बाद सकल रेहान ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के कहा, ठीक है, फिर आप अपना काम यहां पर कंटिन्यू कीजिए। सिया, क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहती हो या यहीं रुकना चाहती हो? रेहान ने जब देखा कि अवनी और सिया दोनों साथ उसी की तरफ आ रही हैं, तो रेहान ने उन दोनों से यह बात पूछी थी। सिया कुछ देर यहीं रुककर अपनी फ्री टाइम को एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि उसे मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम मिलता था जब वह अपने शौक पूरे कर पाती थी या अपने लिए टाइम निकाल पाती थी। पर जब उसने देखा कि रेहान वापस जा रहा है तो उसने थोड़े बेमन से कहा, अगर तुम वापस जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रेहान जानता था कि कियारा तो उसके साथ ही आएगी, क्योंकि जहां रेहान वही कियारा, भले ही अब शायद बात पहले जैसी रही भी नहीं थी। रेहान को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात का भी कि कियारा ही उसकी लाइफ पार्टनर है, इसीलिए रेहान दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था। पर फिर भी सिया और अवनी दोनों ही सुप थी और दोनों ही उसके लिए काम कर रही थी, इसीलिए एज अ एम्प्लॉय उसकी कुछ जिम्मेदारी थी। तभी अचानक से सिया ने रेहान से पूछा, बाय वेटू, तुम अभी कहां गए थे और कहां से आ रहे हो? सहायक का सवाल सुनकर रेहान ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहा, मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर गया था और वहीं पर मुझे एक बहुत ही कीमती पत्थर भी मिला। जैसे ही वहां खड़े हुए सब लोगों ने यह बात सुनी तो हर कोई हैरान रह गया।
उन लोगों ने हैरानी से पूछा। जैद स्टोन। अमन को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने शायद गलती से कुछ गलत सुन लिया है, इसीलिए उसने पूरी तरह अविश्वास के साथ रेहान से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कहा रेहान? क्या मिला है आपको वजह वहां पर? तभी नवीन ने भी बहुत ही हैरानी के साथ कहा, बॉस, आप अपने प्राइवेट आइलैंड पर घूमने गए थे और वहां आपको अचानक से ही एक जेड स्टोन का टुकड़ा मिल गया। वैसे वो कितना बड़ा टुकड़ा है? इतने सारे सवाल आते हुए देखकर रेहान ने हंसते हुए कहा, एक तरबूज की साइज के जितना। यह बात सुनकर सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अमन को तो ऐसा लग रहा था जैसे रेहान की किस्मत सच में भगवान ने अपने हाथों से लिखी है। उसे ऐसे ही घूमते फिरते इतना कीमती स्टोन मिल गया। सच में कुछ तो खास है। रेहान के साथ कुछ सोचकर अमन ने रेहान के पास आकर उसे घेर हुए कहा, कहां है वह सस्ता जद स्टोन, बताओ ना कहां है? अमन को इतना क्यूरियस देखकर रेहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए अमन से कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उसे अपने साथ लेकर घूम रहा हूं। वह पत्थर बहुत ज्यादा भारी है और उसे मैं हर वक्त उठाकर नहीं रख सकता हूं। मैंने उस पत्थर को शिप में रखवा दिया है। इस वक्त अमन की आंखें पूरी तरह उम्मीद से रेहान को देख रही थी। उसने छोटे बच्चे की तरह नासमझी से कहा, रेहान, आपकी किस्मत वास्तव में कमाल की है। क्या आप अपनी अच्छी किस्मत में से थोड़ी सी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, इसमें किस्मत वाली क्या बात है? मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर शायद जम स्टोन की माइन है। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम भी वहां जाकर खुद ढूंढ सकते हो और अपने लिए भी एक लेकर आ सकते हो। जैसे ही सब लोगों ने रेहान की बात सुनी तो हर कोई एकदम हैरान हो गया। सब लोगों ने हैरान होकर कहा, क्या आइलैंड पर जड़ माइन है? क्या तुम सच कह रहे हो? रेहान ने हां करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूं। एक काम करते हैं, अमना, तुम वहां चले क्यों नहीं जाते? खुद जाकर देख लेना। रेहान की बात सुनकर अमन ने जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था। अब जब आप कह रहे हैं कि वहां पर जेड माइन है तो क्या आप उसे डेवलप नहीं करना चाहते? अमन ने बिल्कुल वही सवाल पूछा था जो कुछ टाइम पहले मैगी ने पूछा था। रेहान ने एक बार फिर से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं वहां पर अपना घर बनाने जा रहा हूं। अगर वहां पर मैंने माइन का काम शुरू करवा दिया तो फिर मैं ना बन पाना मुश्किल हो जाएगा ना। की बात सुनकर अमन ने धीरे से कहा, आपकी बात सही है, पर मुझे सच में इस बारे में थोड़ा दुख हो रहा है। वैसे अमन भी कोई लालची टाइप का आदमी नहीं था और ना ही उसे जड़ माइन से कमाए हुए पैसों का कोई लालच था। अमन गुप्ता परिवार का वारिस है और माइन से आने वाला पैसा उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। वैसे भी इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए भला कोई इतना सुंदर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता था? जो बात अमन को सबसे ज्यादा मजेदार लग रही थी वह यह थी कि कैसे रेहान ने इतना बड़ा जेड स्टोन और साथ ही साथ पूरी जैद माइन अपनी किस्मत से पाली थी। अमन ने बहुत ही बेसब्र होते हुए कहा, जल्दी चलो रेहान, मुझे जल्दी से उस जेड स्टोन को देखना है। अब जब सब लोग जा ही रहे थे तो रेहान ने सिया से कहा, सिया, अवनी, तुम दोनों भी हमारे साथ ही वापस चलो। और तभी सिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे तो हमारी टिक्का क्या होगा? असल में नवीन और बाकी सब अवनी की तासाई बत्स में ही आए थे। आफ्टर ऑल, अवनी एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी थी और उसके पास अपनी लग्जरी चीजें थी। अवनी जब हिजू में ही फिल्म करने के लिए रुक गई थी तो उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर अपनी यॉट को वहीं मंगवा लिया था। और रही बात सिया की यॉट की, तो जब से वह रेहान की सिंगल हन यट से डैमेज हुई थी तब से बेस वह रिपेयरिंग के लिए ही गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। यही सब बातें करते हुए सब लोग रेहान की शिप पर आ गए थे और यहां आकर रेहान ने उन सबको वह जेड स्टोन दिखाया, जिसे देखने के बाद सब लोग एकदम हैरान रह गए। यहां तक कि उस जेड स्टोन की आउटर लेयर को हटाने के बाद भी उस जेड स्टोन का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात, उसका का रंग सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। लाइट की रोशनी में यह पत्थर और भी ज्यादा चमक रहा था और आसपास खड़े हर एक इंसान को हैरान कर रहा था। तभी रेहान ने कहा,
फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। यहां से जाने के बाद मैं किसी स्पेशलाइज्ड पसंद को ढूंढूं जो मुझे इस पत्थर की एक अच्छी नक्काशी करके दे सके। जल्दी ही जुनैद के पापा का बर्थडे आ रहा है। मैं जज स्टोन को उन्हें गिफ्ट करने वाला हूं। जैसे ही अमन ने यह बात सुनी तो उसने जल्दी से कहा, अरे वाह, खान अंकल को इस बार काफी अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये जो स्टोन काफी अच्छी क्वालिटी का है और काफी एक्सपेंसिव भी। इस वक्त अमन को रिहान के इतने अच्छे लक और किस्मत की वजह से जलन हो रही थी। पहले ही उसके हाथ इतना अच्छा सव लग चुका था जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। सब लोगों की नजरों में उस दिन देश में जो कुछ भी हुआ वह इस वर्ष एक चमत्कार था। पर असल में किसी ने नहीं सोचा कि इस सुपर कार के साथ साथ इसमें एक सुपर इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी इंस्टॉल किया हुआ है और यह सब कुछ उस सवर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अमन तो अपने मन में सोचने लगा कि अगर कॉपी एआई सर्वर तना पावरफुल है तो असली सवक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है और अब पूरी की पूरी जेड स्टोन माइन रिहान के हाथ लग गई थी। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि उस जगह पर कितनी मात्रा में जेड स्टोन है, पर फिर भी किस्मत तो किस्मत होती है। रेहान के हाथ इतनी बड़ी और प्रेशियस माइन लगने के बाद भी रेहान इसे डाउनलोड नहीं करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से अमन रेहान से जलन महसूस कर रहा था वह था रेहान का पालतू, रेहान का लिटिल गोरिल्ला जो नाम से लिटिल है। काम और शरी दोनों ही बहुत बड़े हैं। 10 साल तक रेहान से दूर रहने के बाद भी आखिरकार उसने इतने मुश्किल वक्त में रेहान को बचा ही लिया और अपनी वफादारी दिखा ही दी और साथ ही साथ अपने क्यूट हरकतें करके सबको हंसाता भी रहता है। रेहान को सब कुछ मिल रहा था। यह देखकर अमन ने खुद से ही पूछा, क्या इस दुनिया में अभी भी इंसाफ बाकी है? अमन ने अपने मन में थोड़ा सा बुरा महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेहान के सामने वह एक ऑर्डिनरी इंसान ही है, ना कि किसी बड़े रईस परिवार का बेटा। हालांकि यह सिर्फ एक बोलने के लिए था। असल बात तो यह थी कि अमन हमेशा ही रेहान और जुनैद को अपना बड़ा भाई मानता था और उनकी खुशी, उनकी तरक्की में हमेशा अपनी खुशी और तरक्की देखता था। कुछ सोचकर अमन ने रेहान से पूछा, रेहान, आप इस पत्थर को एक अच्छी सूरत देना चाहते हो और इसे तराशना चाहते हो, पर आप ऐसे आदमी को ढूंढोगे कहां? अमन का सवाल सुनकर रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम किसी एक्सपर्ट को जानते हो? रेहान को आज से पहले इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए वह इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को नहीं जानता था। अगर रेहान ऐसे ही किसी आदमी को इस जेड स्टोन को कवि करने के लिए दे देता है तो इतना प्रेशियस स्टोन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। सिर्फ एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन ही इस तरह की रॉ स्टोन को एक अच्छे आकार में डालकर इसे खूबसूरत आकृति दे सकते हैं। रेहान का सवाल सुनकर अमन ने ना करते हुए कहा, मैं भी इस फील्ड में किसी को भी नहीं जानता हूं और मैंने कभी इन लोगों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। जब अमन की ओर से भी निराशा ही हाथ लगी तो रेहान ने हेल्पलेस होते हुए कहा, ठीक है, फिर हम लोग जेड स्टोन के मार्केट में चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं। अगर कोई अच्छा क्राफ्ट्समैन मिल जाए तो यजू में वापस लौटने के बाद रेहान ने अमन से अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि अमन हर वक्त रेहानी के साथ ही चिपका रहता था और वैसे भी अभी अभी इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी और यह इन दोनों के लिए भी बहुत खूबसूरत लम्हे थे। इसीलिए रेहान नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इन दोनों को कोई भी परेशानी हो। रेहान ने वही किनारे पर ही अपनी शिप को छोड़ दिया और अपनी सुपर कार लेकर रोड व्हीकल के थ्रू निकल पड़ा। इस वक्त मैगी और कियारा रेहान के साथ ही थी। अवनी और सिया वापस होटल चली गई थी। हिजू एक टूरिस्ट सिटी थी, इसीलिए वहां पर जगह जगह जेड मार्केट थे। हालांकि इस पूरे शहर का सबसे बड़ा जैन मार्केट एक मॉल में था जो डाउनटाउन कमर्शियल स्ट्रीट में आता था। जेड ज्यादातर साउथ में ही प्रोड्यूस किए जाते थे। हालांकि रेहान ने हिजू में कभी जेड माइन का नाम नहीं सुना था। रेहान और बाकी सब जल्दी ही उस मॉल के पास पहुंचने वाले थे जहां पर पहले से बहुत सारे टूरिस्ट थे। जैसे ही रेहान की सुपर ऑफ रोड व्हीकल उस शहर में एंटर हुई तो वहां खड़ा हर एक इंसान बस उसकी को ही मेन देख रहा था। रेहान जब से हिजू आया था कभी भी इस शहर में नहीं आया था और उसकी यह सुपर कार भी कभी इस शहर में नहीं दिखी थी।
अब अचानक से इतनी बड़ी और लग्जरी कार को जेड मार्केट में देखा तो सब लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए। जैसे ही रिहान उस नई सिटी में एंटर करता है तो हर कोई बस उसे ही देख रहा होता है। उसकी सुपर ऑन ऑफ रोड व्हीकल को देखकर हर कोई उसकी ओर ही खींचा जा रहा था, क्योंकि शायद इतनी महंगी कार को कभी भी पहले किसी ने भी शहर की इन गलियों में नहीं देखा था। रेहान की गाड़ी को देखकर वहां जितनी भी गाड़ियां थीं, वहीं रुक गई, जिसकी वजह से हर जगह ट्रैफिक जाम हो गया। इस सुपर कार की बनावट ही इतनी अट्रैक्टिव थी कि हर कोई नजरें गड्ढा कर बस इसी ओर देख रहा था। रेहान को गाड़ी में बैठकर इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वह और उसकी गाड़ी इन लोगों के लिए कोई शो पीस हो। रोड पर आजा भाई, लोगों ने जल्दी से अपना फोन निकालकर रेहान की गाड़ी की फोटो लेनी शुरू कर दी। वहां खड़े एक आदमी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों से इस गाड़ी को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि जल्दी से मुझे इसकी फोटो ले लेनी चाहिए, वरना यह गाड़ी मेरी आंखों से दूर हो जाएगी। यह गाड़ी सच में बहुत सुंदर दिख रही है, पर क्या सच में यह गाड़ी बाकी गाड़ियों से अलग है? क्या शायद इस आदमी को गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता था? इस आदमी की बात सुनकर बगल में खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह गाड़ी बहुत ही रेयर है और इसकी कीमत 60 मिलियन से भी ज्यादा है। जैसे ही इस आदमी ने इस गाड़ी की कीमत बताई तो वहां खड़े लोग एकदम हैरान रह गए। हिजू एक टूरिस्ट सिटी थी और यहां पर बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। यहां की इकोनॉमी भी काफी डेवलप थे, इसीलिए लोग अक्सर यहां पर महंगी महंगी गाड़ियां देखा करते थे। पर आज रेहान गाड़ी लेकर आया था। वह बहुत ही ज्यादा ही होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और काफी ज्यादा लग्जरी भी थी, जो यहां पर लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलती थी, क्योंकि इस शहर में अमीर लोग तो बहुत थे, बस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर लोग नहीं थे। रेहान गाड़ी के अंदर बैठा बैठा इस सारी सिचुएशन को देख रहा था और समझ गया था कि बाहर बैठे हुए लोग उसे ही देख रहे हैं। हालांकि रेहान को जल्द से जल्द शिल्पकार के पास पहुंचना था। फिलहाल जितना पास वह उस मॉल के पास था, उतना ही दूर उस शिल्पकार से था, क्योंकि मॉल से कुछ ही दूरी पहले इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था कि रेहान यहां से निकल ही नहीं पा रहा था। रेहान अपने साथ जो गाड़ी लेकर आया था वह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी। इस संकरी गली में ज्यादा तेज चलाई नहीं जा सकती थी। इसी वजह से रेहान बस अब धीरे धीरे ही इस गाड़ी को आगे बढ़ावा रहा था। रेहान को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। गुस्सा करते हुए रेहान ने खुद से ही कहा, एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, उसके बाद वापस जाकर रजत को कहूंगा कि इस गाड़ी के लिए भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंस्टॉल कर दे, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो हमें खुद गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी और हम जैसे चाहे वैसे इस गाड़ी को इन सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। रेहान की जो सुपर ऑफ रोड कार थे वह अंदर से बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। इस गाड़ी में एक अच्छा खासा काउच डला हुआ था, जहां आराम से रेहान लेट भी सकता था। इस कार में एक छोटा सा मिनी बार और म्यूजिक टेबल भी थी। ऐसे में जब जीरो जैसा कोई सिस्टम इस गाड़ी में भी इंस्टॉल हो जाएगा तो रेहान को यह गाड़ी चलाने नहीं पड़ेगी और आराम से रेहान अपनी इस लग्जरी गाड़ी का मजा ले सकेगा। यह गाड़ी पूरी की पूरी पप बन जाएगी। हालांकि कि रेहान ने पहले कभी भी खुद इस गाड़ी को ड्राइवर नहीं किया था। जितनी बार भी रेहान इस गाड़ी को बाहर लेकर जाता था और तो हर बार मैगी ही इस गाड़ी को ड्राइव करके लेकर जाती थी। फिर भी रेहान को लगता था कि मैगी जैसी खूबसूरत बॉडीगार्ड को ड्राइवर की तरह ट्रीट करना अच्छा नहीं है। शायद रेहान के लिए यह कारण सबसे बेस्ट था, जिस वजह से वह रजत को कहकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इस गाड़ी में भी इंस्टॉल करवा सकता था। इस बार ड्राइविंग रेहान कर रहा था और मैगी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वही कियारा पीछे वाली सीट पर सो गई थी, क्योंकि इतने टाइम तक शूटिंग और फिर ड्राइविंग करने के बाद वह काफी ज्यादा थक गई थी। इस जगह पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था कि रेहान को यहां से निकलने में 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए थे। फाइनली 2 घंटे इसी तरह धीरे धीरे ड्राइविंग करने के बाद रेहान अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। इस कमर्शियल स्क्वायर बिल्डिंग के पास आकर रेहान ने एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया ढूंढा और वहां अपनी कार पार्क कर दी। तभी कियारा भी जग गई थी।
कियारा को जगा हुआ देखकर रिहान ने हंसते हुए कहा, अरे तुम जग गई, काफी जल्दी नहीं जग गई। मैं यहां ड्राइविंग करके इतना ज्यादा थक गया और तुम आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। वैसे चाहो तो थोड़ी देर और सो सकती हो, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा करके आ जाऊंगा। रेहान की बात सुनकर कियारा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी नींद पूरी हो गई है। रेहान ने हंसते हुए कहा, रियली? एनीवे, तुम थोड़ी देर और में ही आराम क्यों नहीं कर लेती हो? जल्दी अपना काम पूरा करके आ जाऊंगा। रेहान की बात सुनकर कियारा ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। शूटिंग के टाइम पर हम अक्सर इसी तरह अपनी नींद पूरी करते हैं। कुछ टाइम के लिए इसी तरह एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने के बाद रेहान मैगी और कियारा के साथ उस कमर्शियल प्लाजा बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आ गया। इसी फ्लोर पर बैस जेड कर्विंग और जेड ज्वेलरी सप्लायर्स रहते हैं। यहां पर पूरे यजू शहर के सबसे बेस्ट जड़ शिल्पकार इकट्ठा थे। यहां पर आने के बाद काफी भीड़ थी। तभी रेहान ने उस शॉपिंग मॉल के एक स्टाफ मेंबर को पूछा, हाय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यहां पर कोई अच्छा जेड शिल्पकार है? जैसे ही स्टाफ मेंबर ने यह बात सुनी तो कुछ देर के लिए वह एकदम दंग रह गया और उसके बाद अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, ओ हाँ, जेड शिल्पकाना, वह वहां सामने एक है। असल में वह स्टाफ मेंबर इसीलिए इतना ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने रेहान के बगल में खड़ी हुई मैगी को देख लिया था। एक तो पहले ही मैगी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी और दूसरी बात यह थी कि जड़ ज्वेलरी मार्केट में ज्यादातर बहुत अमीर लोग ही आया करते थे और यहां आने वाले ज्यादातर लोगों में औरतें ज्यादा होती थी और सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी। इस मॉल में काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ काफी टाइम से यहां पर काम कर रहे थे और उन्हें यहां आने वाले कस्टमर को देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि कौन क्या खरीदना चाहता है और उसका बैकग्राउंड कैसा है। एक बार तो उस स्टाफ मेंबर को लगा कि रेहान ये जैद ज्वेलरी के बारे में इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वह अपने साथ आई हुई उस लड़की यानी मैगी को इसे दिलाना चाहता है। यहां आने वाले ज्यादातर लड़कियां, औरतें बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आया करती थी, पर मैगी हमेशा की तरह वही सिंपल ड्रेस पहनकर आई थी। इसीलिए स्टाफ मेंबर कुछ देर के लिए दंग रह गया था। हालांकि कुछ देर बाद जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो वह थोड़ा और ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि भले ही मैगी ने बहुत अच्छी ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, पर फिर भी मैगी की खूबसूरती देखकर वह स्टाफ एकदम दंग रह गया था। मैगी पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी रखती थी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वह स्टाफ अपने मन में सोचने लगा कि दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। कियारा रेहान से थोड़ा पीछे आ रही थी क्योंकि जब वह लोग गाड़ी से निकले तो कियारा अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी और इसीलिए वह वापस उसे लेने चली गई थी। इसीलिए वह स्टाफ मेंबर सिर्फ रेहान के साथ मैगी को देख पाया था। कुछ ही देर में कियारा भी रेहान के बगल में आकर खड़ी हो गई और जैसे ही उस स्टाफ मेंबर ने कियारा को देखा तो वह एक और बार हैरान रह गया क्योंकि कियारा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही सुंदर थी। आज अचानक से अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर वह स्टाफ मेंबर अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसकी वह खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो उसका साथी आज छुट्टी पर चला गया और उसकी जगह वह यहां पर आ गया, वरना शायद वह कभी भी इतनी सुंदर लड़कियों को एक साथ नहीं देख पाता। रेहान ने उस स्टाफ मेंबर को थैंक यू कहा और उसके बताए हुए जगह पर उन दोनों लड़कियों के साथ जाने लगा। वह स्टाफ मेंबर अभी भी उन दोनों लड़कियों को ही देख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। स्टाफ मेंबर तब तक उन दोनों को देख रहा जब तक रेहान और बाकी दोनों लड़कियां उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गईं। स्टाफ मेंबर का ज्यादा ध्यान मैगी पर था। कहीं ना कहीं रेहान ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। वह भी अपने मन में सोचने लगा कि भले ही उसके इस फिल्म में काम करने वाली दोनों सुपरस्टार्स और अवनी बहुत सुंदर है, पर फिर भी उसकी अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी के मुकाबले वे दोनों अभी भी थोड़ी कम ही हैं। मैगी दिखने में थोड़ी कमजोर लगती थी, पर असल में वह सुपर पावरफुल थी और इसी का फायदा कई बार मैगी ने रेहान के दुश्मनों को हराने में भी उठाया था।
सुंदर होने के साथ साथ इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की अपना एक अलग ही टेम्परामेंट सब पर छोड़ देती है। और ऐसा ही कुछ मैगी ने भी किया था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की कैसे उसकी फैमिली की हाय और क्रूएल ट्रेनिंग का हिस्सा बन गई। अब उस मॉल में जितने भी स्टाफ मेंबर थे, में सभी लोग मैगी को देखकर एकदम दंग रह गए थे। उन लोगों से तो जैसा कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यहां काम करने वाले लोगों ने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देखा था और आज पहली बार उन्हें किसी अप्सरा को देखने का मौका मिला था। वहां काम करने वाली फीमेल स्टाफ एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई और खुद को वहां लगे हुए शीशे में देखने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब लोग अपने आपो मैगी से कंपेयर कर रही हो। इस मॉल में काम करने वाली ज्यादातर सभी फीमेल एम्प्लॉय काफी खूबसूरत थी, पर जैसे ही उन लोगों ने मैगी को देखा तो उनके चेहरे का पानी ही एकदम फीका पड़ गया और वे लोग मैगी के सामने खड़े होने में भी शर्म महसूस कर रही थी। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय ने खुद को संभालते हुए रेहान की तरफ आगे आकर कहा, हेलो, क्या आप यहां पर ज्वेलरी देखने के लिए आए हैं? तभी रेहान ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ज्वेलरी देखने नहीं आया हूं, बल्कि जेड स्टोन के एक पीस को प्रोसेस करवाने आया हूं। जैसे ही उस फीमेल एम्प्लॉय ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान होकर रेहान को ऊपर से नीचे देखने लगी और सवालिया लहजे से उससे पूछने लगी, क्या कहा? जेड स्टोन हो? प्रोसेस करवाने आए हैं। असल में रेहान ने इस वक्त काफी सिंपल कपड़े पहने हुए थे और दिखने में वह बहुत ही नॉर्मल और मिडिल क्लास लग रहा था। शायद इसी वजह से उस फीमेल एम्प्लॉय को थोड़ी हैरानी हो रही थी। मैगी को ज्यादा सिंपल रहना ही पसंद था और इस वक्त भी उसने एक प्लेन और सिंपल शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। मैगी ने जब बॉडीगार्ड के तौर पर रेहान और उसके परिवार को ज्वाइन किया था तो उससे पहले रेहान की फैमिली ने मैगी को बहुत सारे पैसे दिए थे, इतना जितना वह अपनी पूरी जिंदगी में कमा भी नहीं सकती। और इस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि मैगी भी काफी अमीर लड़की थी। हालांकि मैगी हमेशा अपने बॉडीगार्ड वाली ड्रेस में ही रहती थी और हमेशा सिंपल ही दिखाई देती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रेहान को ज्यादा दिखावा पसंद भी नहीं था। इस वजह से भी मैगी, जो हमेशा उसके साथ ही रहती थी, पूरी कोशिश करती थी कि रेहान के हिसाब से ही खुद को ढाल ले। मैगी की खूबसूरती को देखकर वहां जितने भी लोग थे सब बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उस मॉल में काम करने वाली जितनी भी फीमेल एम्प्लॉय थी वह सब मन ही मन खुद की तुलना मैगी से कर रही थी और मैगी को देखकर खुद को उसके सामने बहुत ही कम समझ रही थी। इस वक्त मैगी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और रेहान ने भी, क्योंकि रेहान को ज्यादातर सिंपल रहना ही पसंद था और दिखावे में उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसी कारण से मैगी, जो हमेशा रेहान के साथ ही रहा करती थी, वह भी हर वक्त सिंपल ही रहती थी। वहीं दोनों से अलग कियारा ने काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी और दिखने में भी काफी स्टाइलिश लग रही थी। कियारा को देखकर सभी लोगों की आंखें एक बार उस पर भी जाकर रुक गईं। वहां खड़ा स्टाफ इस वक्त काफी हैरान था और कंफ्यूज भी, क्योंकि यह तीनों ही काफी साधारण लग रही थी। और फिलहाल रेहान ने अभी कहा था कि वह यहां पर जेड स्टोन को प्रोसेस करवाने आया है। रेहान के कपड़े देखकर कोई भी उसकी कहीं बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। जेड स्टोन एक काफी की पत्थर था और यहां पर जो भी चीजें थीं वह सब बहुत ज्यादा कीमती थीं। अब जितने भी लोग इस मॉल में काम करते थे, यह सब लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान को किस तरह से ट्रीट करें। एक तरफ लोगों ने काफी साधारण कपड़े पहने हुए थे और दूसरी तरफ इनका एटीट्यूड और टेम्परामेंट बिल्कुल अमीरों वाला था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग अमीर है भी या नहीं मायरिया। और इससे भी ज्यादा हैरानी इन लोगों को इस बात पर हो रही थी कि रेहान खुद किसी कीमती जेड स्टोन को यहां पर प्रोसेस करवाने आया था। शायद आज पहली बार कोई इनके मॉल में इस तरह का कस्टम आया था। इस मॉल में जितने भी लोग काम करते थे उन सबको सैलरी सेल्स रिजल्ट के बेसिस पर मिलती थी। इसका साफ साफ मतलब था कि इस मॉल में आने वाले हर एक कस्टमर को इन एम्प्लॉय को अच्छे से इंप्रेस करना था और साथ ही साथ अपने मालिक को अच्छी खासी कमाई भी करवा कर देनी थी। हालांकि रेहान यहां पर जेड स्टोन को प्रोसेस करवाने आया था।
ना कि कोई ज्वेलरी खरीदने। इस वजह से यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज का इस बात से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उनकी सैलरी पर इस बात का कोई असर पड़ने वाला था। इसी वजह से जिस फीमेल एम्प्लॉय ने पहले आगे आकर रेहान को ग्रीटिंग दी थी, उसने रेहान की बात सुनने के बाद सिर्फ इतना कहा, आप यहाँ पर जड स्टोन को प्रोसेस करवाने आए हैं, कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर अपने बॉस को बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर वह फीमेल एम्प्लॉय वहां से ऑफिस के अंदर चली गई। बिल्डिंग का 3rd फ्लोर, जहां पर यह जेड ज्वेलरी शॉप थी, यह एक पर्सनल स्टोर था। इस शॉप का नाम जय माता रॉयल स्टोर था। इस फ्लोर पर वैसे तो बहुत दुकानें थी, पर फिर भी शायद इस दुकान की अहमियत थोड़ी ज्यादा थी। इस दुकान या शॉप का बॉस अक्सर शॉप पर ही रहता था, क्योंकि शायद ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सिंगल स्टोर था। यहां काम करने वाला बॉस मनाल एक अच्छा खासा शिल्पकार था। तभी अचानक से ऑफिस के केबिन का दरवाजा नॉक हुआ और एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर की तरफ आते हुए बोली, बॉस, बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जेड स्टोन के पीस को प्रोसेस करवाना है। जैसे ही मनाल ने यह बात सुनी तो उसने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के कहा, हो क्या वे हमारे पुराने कस्टम हैं? अपने बॉस का सवाल सुनकर उस फीमेल एम्प्लॉय ने तुरंत जवाब जब देते हुए कहा, नहीं, बस उन्हें देखकर लगता है कि वह लोग साधारण लोग हैं और मैंने उन्हें पहले कभी यहां पर देखा भी नहीं है और उन लोगों की उम्र भी ज्यादा नहीं है। यह बात सुनकर मृणाल ने अपना काम करते हुए बिना उस एम्प्लॉय की तरफ देखे कहा, तो ऐसी बात है, उन्हें कुछ देर इंतजार करने दो। इतना कहकर मृणाल वापस अपने काम में लग गया। एक अच्छा शिल्पकार होने की वजह से वह इस वक्त भी एक जैद सील की शिल्पकला था। एक अच्छा शिल्पकार होने की वजह से ही मृणाल आज इतनी महंगी जगह पर इतनी बड़ी दुकान खरीद पाया था और साथ ही साथ इतना स्टाफ रख पाया था। ज्वेलरी का काम तो बाद में शुरू किया था, उसका बिजनेस तो इस तरह के पत्थरों की शिल्पकला ही था। अभी भी मृणाल अपने पुराने बिजनेस के साथ साथ जड़ ज्वेलरी बिजनेस भी कर रहा था। इस वक्त मृणाल जिस जड़ सील कोर बना रहा था और जिसकी शिल्पकला थी, उसे रियल एस्टेट के एक बिजनेसमैन ने ऑर्डर देकर बनवाया था। मृणाल इस काम को बहुत ही सीरियस होकर कर रहा था, क्योंकि यह जड़ पत्थर एक पयो जड़ पत्थर था और आज के जमाने में अगर मार्केट में इस तरह का स्टोन ढूंढने जाए तो शायद मुश्किल से ही मिल पाता था और यह पत्थर बहुत ही ज्यादा रेयर था। मृणाल के इतने सीरियस होकर काम करने की एक और वजह थी। असल कोई मिडिल क्लास लोग हैं और उन लोगों की हैसियत इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने की बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ सिर्फ टाइम वेस्ट है। अभी तक दोनों ही तरफ के लोग धीरे धीरे अपना सब्र खोते जा रहे थे। तभी मृणाल ने भी फाइनली अपना काम पूरा कर लिया था और धीरे धीरे चलकर बाहर रेहान की तरफ आने लगा। बाहर आते ही मृणाल ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई और उसके बाद रेहान को देखकर अपने एम्प्लॉय से पूछा, क्या यही पसंद? यहां पर जेड स्टोन को प्रोसेस करवाने आए हैं। अभी तक उस शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे। रेहान के साथ आई हुई लड़कियां लगातार एक के बाद एक ज्वेलरी देख रही थी और उनका ध्यान कहीं और था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी पीठ पर एक बैग लटकाए हुए उसका सहारा लेकर वहां चार टांटे पर बैठा था। वहां काम करने वाले एम्प्लॉय कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही रेहान ने खड़े होते हुए मृणाल से पूछा, हेलो, क्या आप यहाँ के बॉस हैं या फिर यहाँ काम करने वाले कोई शिल्पकार? रेहान का सवाल सुनकर मृणाल ने रेहान को एक नजर देखते हुए उससे कहा, मैं दोनों हूं, बॉस भी और शिल्पकार भी। अगर आप यहां पर जेड स्टोन को प्रोसेस करवाने आए हैं तो मेरे साथ आइए, पर आपको मुझसे एक वादा पदा करना होगा कि अगर आपका जड़ स्टोन का टुकड़ा अच्छा नहीं है तो उसे अपने बैग से बाहर मत निकालिए। असल में मेरी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का जड़ नहीं लेकर आए हैं तो मैं उसके शिल्पकार नहीं करूंगा। इस वक्त एक नजर रेहान को देखने के बाद मृणाल अपने मन में इस कंक्लूजन पर पहुंच चुका था कि रेहान कोई बड़ा शिकार नहीं है। हालांकि रेहान लंबा और हैंडसम लड़का था, पर फिर भी मृणाल के लिए यह काफी नहीं था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अमीरी मायने रखती थी।
मनाल ने मन ही मन सोचा कि रेहान देखने में भले ही अच्छा हो, पर इस वक्त उसने बहुत ही मिडिल क्लास टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और उसे देखकर पहली बार में ऐसा लगता है जैसे वह किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है। इसका मतलब साफ था कि वह यहां से कुछ भी खरीद कर नहीं लेकर जाएगा, और अगर रेहान कुछ नहीं खरीदना है तो मृणाल को कोई खास फायदा नहीं होगा। इस वक्त मनाल थोड़ा सा घमंडी लग रहा था, और इसका कारण भी था, आफ्टर ऑल उसने इतनी साल मेहनत करके इतना नाम जो कमाया था, पर अक्सर घमंड में आकर लोग सामने वाले को कमजोर समझने लगते हैं, और यही गलती कहीं ना कहीं मृणा ने भी कर दी थी। मृणाल के पास यहां आने वाले सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते थे, और यहां से जाते वक्त मृणाल को भी अमीर बना जाते थे। मृणाल पूरे शहर में नंबर 1 शिल्पकार था, इसीलिए उसे लगा कि अगर रेहान कोई बेकार सी क्वालिटी का जड़ पत्थर उठाकर लाएगा और उसे उसकी शिल्पकला, तो इससे कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। वैसे यह कहना गलत होगा कि मृणाल को छोटे लोगों की कदर नहीं थी, या फिर उसे यह काम छोटा लग रहा था। कहीं ना कहीं उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि उसे एक कम ग्रेड के स्टोन पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी भला किसी सामान्य आदमी के पास इतना कीमती जेट स्टोन कहां से आएगा, ससाएगा। मनाल ने सोचा कि इस पत्थर पर जो जड़ है भी या नहीं, पता नहीं, उस पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वह प्रेशियस जड़ स्टोन और ज्वेलरी को बेचकर उसमें अपना अच्छा कमीशन कमाए। ऐसा करने से सिर्फ उसके पास पैसा ही नहीं आएगा, बल्कि समाज में उसकी इज्जत और शोहरत भी बढ़ेगी। शायद यही सब सोचकर मृणाल ने रेहान से इस तरह से बात की थी, और कहीं ना कहीं रेहान को भी उसका घमंड और बात समझ आ गई थी उस शॉप का। नमनाल कहीं ना कहीं रेहान से थोड़ा घमंड में बात कर रहा था, और शायद इस बात का एहसास रेहान को भी हो रहा था। तातिश। फिलहाल रेहान ने पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस पोजीशन पर आने के बाद अक्सर लोगों का बिहेवियर ऐसा हो ही जाता है, और फिर रेहान और मृणाल एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर कोई रेहान को इज्जत दे ही, और शायद रेहान को इन सब की जरूरत थम अब में भी नहीं, क्योंकि उसे बस फिलहाल के लिए अपना काम निकलवाना था। वो नहीं चाहता था कि इतनी सी बात के लिए उसे अपनी ताकत या हैसियत दिखानी पड़े। यही सब सोचकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह एक अच्छा जेड स्टोन है या नहीं? मुझे इन सब की ज्यादा नॉलेज नहीं है। मिस्टर मृणाल,